फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम मल्टीप्लाई बाय स्केलर इनटू वेक्टर। जब कभी भी हम किसी स्केलर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है वेक्टर पे, आज हम वो जानेंगे। जूम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है। ये एक सिंपल सा, पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। कोई वेक्टर ए ले लेता हूं। अगर हम इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के आफ्टर क्या होगा, इस ए वेक्टर का लेंथ डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, पर डायरेक्शन वही रहने वाली है क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई की है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ डबल हो जाती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ ट्रिपल हो जाएगी। ये हो गया 3a वेक्टर। डायरेक्शन वही की वही रही। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने में उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। डायरेक्शन बदलती है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे बदलती है, अपोजिट हो जाती है। अभी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/2 का मतलब होगा a की लेंथ आधी हो जाएगी और ये 1/2a वेक्टर हो जाएगा। अभी इसी को अगर आप देखोगे कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, लेकिन लेंथ वही की वही रहनी है। अगर आप -2a से मल्टीप्लाई करोगे तो -2a से मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ डबल हो जाएगी और वेक्टर जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर की तो वो उसके केवल मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट डालता है। ये हमको ध्यान में रखना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हमें ये याद रखना है कि अगर किसी भी के नंबर से हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वो ए था, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ए मान लिया मैंने, और जब वो के से मल्टीप्लाई करके आपने उस वेक्टर को बनाया और तब उसका मैग्नीट्यूड किया तो उसका मैग्नीट्यूड पहले से के टाइम्स हो जाता है। यही वेक्टर की मल्टीप्लाई जब स्केलर से होती है तो इस तरीके से आपको करना होगा। आसान है बिल्कुल। अभी हम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस करने के लिए हम पढ़ेंगे कि वेक्टर का जो मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का मल्टीप्लाई 2 तरीके से होता है, डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। देखो, जैसे नाम से ही आपको क्लियर होगा कि ये प्रोडक्ट स्केलर होता है। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्वांटिटी के हिसाब से, अगर हम उसको बताएं कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके नाम से भी आपको क्लियर है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखो, हमें मल्टीप्लिकेशन, जैसे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 6 आ गया। तो यहां पे 2 तरीके का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, सिर्फ एक ही यूनिक तरीके का मल्टीप्लिकेशन है। 2 × 3 तो 6 आ जाता है, एक ही तरीके का मल्टीप्लिकेशन। तो वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके का क्यों होता है, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं डॉट प्रोडक्ट से, कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाए गए हैं तो इनकी जरूरत पड़ी, इस वजह से इनको बनाया गया। पहले शुरुआत करते हैं डॉट प्रोडक्ट की।
सबसे पहले समझेंगे हम डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका रिप्रेजेंटेशन होती है दो वेक्टर्स के बीच में हमें डॉट लगाना होता है। जब कभी भी हम दो वेक्टर्स ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे, बीच में डॉट लगा के करेंगे, तो इस पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अभी मैं आपको इसको ज्योमेट्रिकली बताता हूं। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब होता क्या है, बी का ए पर जो ये छाया पड़ रही है, ये छाया पड़ रही है ए पर, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का ए पर प्रोजेक्शन कितना है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। ये छाया कितनी पड़ रही है? तो बी की ए पर ये छाया पड़ रही है। ये जो बेस बनेगा, अगर मैं यहाँ इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये जो बेस बनेगा ये बी की ए पर छाया पड़ रही है, जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है। जो इस प्रोजेक्शन की अगर मैं लेंथ देखूं तो लेंथ कितनी बनेगी? अब देखो, ये बी है, सामने वाली लेंथ होगी बी साइन थीटा, और ये नीचे वाली लेंथ होगी बी कॉस थीटा। तो मैं यहां से कह सकता हूं प्रोजेक्शन लेंथ ये कितनी हो गई? बी कॉस थीटा। ये बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन लेंथ हो गई। अब मान लीजिए इस प्रोजेक्शन की लेंथ को और ए की लेंथ को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो बी कॉस थीटा और इनटू में ए की लेंथ हो गई ए। इसी क्वांटिटी को हम ए डॉट बी बोलते हैं। तो ए डॉट बी का मीनिंग हो गया है यहां से ए इंटू बी, ए बी कॉस थीटा। ये आपका ज्योमेट्रिकली ए डॉट बी का मीनिंग हो गया। तो ए डॉट बी मैं किसको कहूं? किसी भी वेक्टर की लेंथ और इनटू में उस पर पड़ने वाले दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन के मल्टीप्लिकेशन को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, दोनों वेक्टर्स का। फिर से बताता हूं, किसी भी वेक्टर की लेंथ मतलब ए की लेंथ ए हो गई, और ए पर पड़ने वाले दूसरे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, उन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम ए डॉट बी कहते हैं। अब फिजिक्स में हमारी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोजेक्शन की जरूरत होती है दूसरे वेक्टर के। तो जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, उन सभी को हम डॉट प्रोडक्ट में डाल देंगे। जैसे वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस का मतलब हुआ फोर्स और इनटू में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये है वर्क, आपका वर्क। तो वर्क की डेफिनेशन होती है कि उसमें आपको फोर्स की मल्टीप्लाई करनी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के प्रोजेक्शन की मल्टीप्लाई करनी है जो फोर्स पे पड़ रहा है। या उल्टा भी बोल सकते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है और इनटू में फोर्स के प्रोजेक्शन की मल्टीप्लाई करनी है। तो ठीक है, वहां से वर्क डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने समझा कि जो क्वांटिटी फिजिक्स में हमारे प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेंगी, उन क्वांटिटीज के कैलकुलेशन में डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसी क्वांटिटी मैंने आपको बताई वर्क। जरा वर्क को देख लेते हैं, एक बार एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री पे लगा हुआ है। अब इस फोर्स की वजह से स्मूथ सरफेस है, तो होगा क्या? स्मूथ सरफेस की वजह से फोर्स लगा हुआ है आगे की तरफ, तो ये आगे चलना शुरू कर देगा। इसने आगे 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लिया।
10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के लगने की वजह से ये ले लिया इसने। मान लीजिए 2 kg का ये ब्लॉक है, तो अब इसका वर्क कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वर्क, कैलकुलेट द वर्क। तो वर्क को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वर्क की क्या बात करेंगे, वर्क की बात तो वही है कि वर्क मैंने बताया आपको, वर्क होता है F और S का डॉट प्रोडक्ट। अभी हमने A डॉट B का फॉर्मूला पढ़ा, ए बी कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल। तो वर्क हो गया आपका एफ एस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मतलब ये जो थीटा है ये एफ वेक्टर तो ये है आपका 10 न्यूटन, और एस वेक्टर ये हो गया आपका जहां से जहां तक गया ये एस वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, इनके बीच का एंगल तो वो है कितना 30 डिग्री। वैल्यू रख लेते हैं, एफ का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया है, इनटू में एस का मैग्नीट्यूड आपको 10 मीटर दिया है, 10 मीटर, इनटू में कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, 10 इंटू 10 100, इंटू में कॉस 30 की वैल्यू रखते हैं √3/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50√3 जूल, ये हमारा इजीली आंसर आ जाता है। तो जब भी कभी हमको ऐसी क्वांटिटीज लेनी होती हैं जो प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है, अब देखो यहाँ कैसे प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है, मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरह ये प्रोजेक्शन पे, सर हमें पता कैसे चला कि ये प्रोजेक्शन पे ही डिपेंड कर। बेसिकली वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है वर्क की करेक्ट डेफिनेशन। बहुत बार बोल दिया जाता है ऐसे कैजुअली, वर्क की डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क की डेफिनेशन नहीं होती, वर्क की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है, मान लीजिए ये ब्लॉक आपके पास और F इस पे फोर्स लगा हुआ है, थीटा एंगल है, और S आपने इसका डिस्प्लेसमेंट लिया। फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा F cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा, दो कंपोनेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं F cos थीटा और F sin थीटा। अभी हम F sin थीटा, अगर हम बात करें कि इस पे वर्क किस किस ने किया, तो देखो फोर्स के आपने दो कंपोनेंट कर लिए, दो फोर्स लगने लगे अब इस पर, एक फोर्स तो है F cos थीटा और एक फोर्स है F sin थीटा। तो अगर वर्क टोटल की बात करें, टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क हो गया आपका वर्क डन बाई F cos थीटा। तो F cos थीटा ने जितना वर्क किया उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, वर्क डन बाई F cos थीटा, ऐसे पढ़ूंगा इसको, ऐसे ही प्लस वर्क डन बाई F sin थीटा। एक बात बताओ, F cos थीटा किस तरफ लगा हुआ, आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हुआ है, आगे की तरफ। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स को लेना है, तो फोर्स हुआ F cos थीटा, इनटू में फोर्स F cos थीटा की ही डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हुआ है S, इसकी लेंथ कितनी लेंगे S वेक्टर की, प्लस अब F sin थीटा ने कितना वर्क किया, F sin थीटा की बात करो तो फोर्स हो गया F sin थीटा, F sin थीटा की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन में F sin थीटा की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, अरे भाई ऊपर तो ये गया ही नहीं, ये तो आगे गया है ना, F cos थीटा की डायरेक्शन में गया है ना, तो F sin थीटा की डायरेक्शन में नहीं गया तो उसकी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है 0, इसलिए F इंटू एस cos थीटा बचा यहां से, और F sin थीटा इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो वर्क आपका आ गया, या वर्क टोटल आ गया आपका F
कॉस थीटा, या वर्क की डेफिनेशन आ गई एफ डॉट एस। आपको बिल्कुल यहां से दिखाई दिया होगा कि जो वर्क है वो उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो एस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब फोर्स का जो ये प्रोजेक्शन बन रहा है, प्रोजेक्शन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये वर्क, इसलिए यहां पर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में यही चीज थोड़ा रिवर्स हो जाती है, वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी अगर क्वांटिटी, तो वहां पे साइन थीटा पे डिपेंड करेगी तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और कॉस थीटा पे डिपेंड करेगी तो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं और इस पर कुछ बीच बीच में क्वेश्चन करते जाएंगे। प्रॉपर्टीज काफी हैं तो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने समझ लिया होता क्या है, अब इसकी जरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ए डॉट बी मैंने बताया एक स्केलर क्वांटिटी है। ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ए डॉट बी का जो भी आंसर होगा हमेशा वो एक स्केलर आंसर होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मान लीजिए ए डॉट बी का आंसर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो भी कुछ होगा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब आई जे के वगैरह उसमें लगा हुआ नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, ए डॉट बी इक्वल्स टू में बी डॉट ए होता है, मतलब ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिविटी मैंने बताया था आपको कि जैसे a प्लस बी मैंने आपको लिखवाया था, a प्लस बी बी प्लस ए, तो वो दोनों आपस में इक्वल थे। इसी तरीके से a डॉट बी और b डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिविटी की फॉलो करता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, अगर a डॉट b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, b और c को ऐड किया है और डॉट प्रोडक्ट कर रखा है उसका a के साथ, तो a का b के साथ डॉट होता है, मतलब ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा, मल्टीप्लाई की तरह बिहेव करता है। a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू में a का फिर c के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस a डॉट में c। इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी किस तरफ से हुई, b प्लस सी के लेफ्ट साइड से, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अभी ये अगर b प्लस सी पहले लिखा हुआ होगा और डॉट में a होगा तो ये राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले a का मल्टीप्लाई b के साथ, फिर a का मल्टीप्लाई c का, तो a का b के साथ हो जाएगा b डॉट a प्लस फिर a का मल्टीप्लाई c के साथ तो c डॉट a। इस तरीके से आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको कहोगे आप डिस्ट्रीब्यूशन लो। डिस्ट्रीब्यूशन लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट, अगर आप a डॉट बी के साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर a के साथ भी रह सकता है, तब b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, या फिर वो स्केलर b के साथ रह सकता है k इंटू बी, और तब आप उसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ कर सकते हो। और अगर वो स्केलर आपका b के साथ पहले से है तो आप उसको बाहर निकाल के ला सकते हो a डॉट बी के। इस तरीके से स्केलर आपको दिखाई देगा कि आप उसको a डॉट बी के बाहर भी रख सकते हो, a के साथ भी ले सकते हो, फिर डॉट प्रोडक्ट b के साथ कर दो, या फिर b के साथ लेके फिर डॉट प्रोडक्ट a के साथ कर दीजिए। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, a डॉट बी जीरो कब कब हो सकता है, जीरो की इसकी पॉसिबिलिटी कब बनती है। तो देखो जीरो की पॉसिबिलिटी बनती है, a डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा जीरो कब होगा, ए बी कॉस थीटा जीरो कब होगा,
ए जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो के इनटू में सब कुछ जीरो, मतलब ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो तो भी ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, या फिर cos थीटा जीरो हो जाए। तो यहां पे तीन पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। ए डॉट बी तीन तरीके से जीरो हो सकता है, या तो ए जीरो हो, या फिर बी जीरो हो, और या फिर cos थीटा जीरो। अब cos थीटा जीरो कब होगा? cos थीटा जीरो तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, वो हम जानते हैं। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो थीटा 90 होगा तो cos जीरो होगा, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी cos थीटा। अब सीधी सी बात हमें समझ में आ गई कि जब कभी भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, सबसे ज़्यादा इसका पॉइंट इसी पे बनता है, इसका पॉइंट इसी पे बनता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए डॉट बी अगर जीरो है और एंड मोड ए और एंड मोड बी, इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मतलब दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। नॉन जीरो वेक्टर्स बोलेंगे ना, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे? नॉन जीरो वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, और ए डॉट बी फिर भी जीरो है, तो डेट इज इंप्लाइज, तो यहां ये इंप्लाइज करता है कि ए परपेंडिकुलर विद बी, मतलब ए और बी के बीच का एंगल जीरो है। अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करूं तो ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो देखो बी का ए पर प्रोजेक्शन कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। जब तक ये इस पे झुका हुआ नहीं होगा तो इसका प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। अब ये सीधा हो गया तो इसका प्रोजेक्शन नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब बी का प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल्स टू में जीरो। ए पर प्रोजेक्शन बी का जो है वो जीरो हो जा रहा है। जब ए पर बी का प्रोजेक्शन जीरो हो जा रहा है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू में जीरो। तो सीधी सी बात अब हमें याद रखनी है, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये बात हमें नोट करके ऐसे भी लिख लेनी है, इफ ए एंड बी आर टू perpendicular vectors then a dot b is जीरो। तो a डॉट बी की वैल्यू वहां पर जीरो होती है। देखो ये प्रॉपर्टी यहां तक हो गई आपकी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब जरा सिक्स्थ को देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ए डॉट बी जब कहीं पे जीरो होगा तो मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स्थ पे आते हैं। ए डॉट बी जीरो है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर आई जे के की टर्म में हमें ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका तरीका क्या है? देखो उसका तरीका ये है आपका कि अगर ए वेक्टर है a1 आई कैप, b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, एंड बी वेक्टर है a2 आई कैप, b2 जे कैप एंड c2 के कैप। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है। मान लीजिए ये आई जे के की टर्म में दे रखे हैं। देखो ये भी आई जे के की टर्म में दिया है ए बी, और बी भी आई जे के की टर्म में आपको दिया हुआ है। अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो मैं इसका आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। इन दोनों का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका डायरेक्ट मेथड है, आई का कोफिशिएंट ए का, आई का कोफिशिएंट ले लीजिए a1, अब बी वाले का आई का कोफिशिएंट ले लीजिए a2, a1 इंटू में a2, a1 a2 प्लस फिर जे का कोफिशिएंट b1, बी के अंदर जे का कोफिशिएंट b2, तो b1 इंटू में b2,
फिर प्लस, फिर ए के अंदर के का कोफिशिएंट C1 और बी के अंदर के का कोफिशिएंट C2, तो C1 इंटू में C2। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है। क्या कर रहे हो आप, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो। ए वेक्टर आपको दिया है A1 i कैप B1 j कैप C1 k कैप, बी वेक्टर आपको दिया है A2 i कैप B2 j कैप C2 k कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो i के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई i के कोफिशिएंट के साथ कर दीजिए, j के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई j के कोफिशिएंट के साथ कर दीजिए और k के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई k के कोफिशिएंट के साथ कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आ जाएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू में B2 फिर प्लस C1 इंटू में C2 और आपका A डॉट B का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, अब जरा इसका एग्जांपल लेते हैं कि मैंने बताया A डॉट B की जो वैल्यू है वो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 एंड C1 इंटू C2 के इक्वल आएगी। अभी आपने देखा कि मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली याद रखनी है। अब ये कैसे आई है, क्यों आई है, वो सारा मैं आपको डिटेल में अभी इसकी एक प्रॉपर्टी और बताने जा रहा हूँ, उसमें बता दूंगा। चलिए ए डॉट बी की वैल्यू ये है डायरेक्टली, तो इस पे क्वेश्चन कैसे करना है, इस पे क्वेश्चन ऐसे करना है। मान लीजिए ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप एंड बी वेक्टर दिया है माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप एंड माइनस का 2k कैप। ये हमको दो वेक्टर्स दिए और उसने कहा a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी आपको बताया ये फॉर्मूला है कि a डॉट बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो इसका i का कोफिशिएंट कितना है 2, दूसरे वाले वेक्टर का i का कोफिशिएंट कितना है -3, मल्टीप्लाई करो दोनों की 2 इंटू में -3 फिर प्लस लगाइए बीच में। अब इसका i का कोफिशिएंट कितना है j का 3 और इंटू में इसका दूसरे वाले वेक्टर का j का कोफिशिएंट 4, तो इंटू में 3 इंटू 4 फिर प्लस। अब k का कोफिशिएंट कितना है a के अंदर -1, माइनस है तो माइनस के साथ ही रहना, k लिखा हुआ था तो उसको -1 ले सकता हूं मैं -1। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे वाले वेक्टर में k का कोफिशिएंट कितना है -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल ईजी हो गया। 2 इंटू 3 -3 में तो -6, 3 इंटू 4 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये बन चुका -8 प्लस 12 तो प्लस का 4 आपका आंसर आ चुका है। a डॉट बी की वैल्यू आपकी +4 आ चुकी है। चलिए इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, ठीक है। और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अर्लीस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।